नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो एक जेपीसी बनाई गई थी, उस जेपीसी की मीटिंग थी कल, लेकिन उस जेपीसी में जो चेयरपर्सन थे, बीजेपी के लीडर जगदम्बिका पाल, उन्होंने विपक्षी सांसदों की बात नहीं सुनी और नहीं सुनने से ज्यादा उन 10 एमपीज को निष्कासित कर दिया गया, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया उस जेपीसी की मीटिंग से। और इन 10 सांसद का ये कहना था कि जगदम्बिका पाल उनको सुनने के लिए तैयार नहीं थे और बहुत ही एक तानाशाह रवैया लेकर वो बैठे हुए थे। और लास्ट मोमेंट पर जेपीसी के जो एजेंडा है उसको बदल दिया गया, जिसके लिए विपक्षी नेता तैयार नहीं थे। ऊपर से निशिकांत दुबे ने सस्पेंशन मोशन मूव किया और इन 10 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया। अब यहाँ पर दो इश्यूज हैं। एक जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यानी कि जो संसदीय लोकतंत्र है, उसमें जेपीसी का रोल अब क्या रह गया है अगर आप जेपीसी में विपक्ष के नेताओं की भी बात नहीं सुनेंगे। और दूसरा इशू जो रिलेटेड है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर है कि आखिर सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है इस वक्फ बिल को लाने के लिए। हमारे साथ इस समय पूर्व राज्यसभा सांसद और नई दुनिया के एडिटर इन चीफ शाहिद सिद्दीकी साहब है। सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फेडरल देश पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सर, जो जिस तरीके से कल 10 एमपीज को, विपक्ष के एमपीज को सस्पेंड किया गया जेपीसी से, आप भी इसके पहले राज्यसभा एमपी रहे हैं, क्या आपने कभी सुना कि जेपीसी से एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया हो और उनकी बात ही ना सुनी गई हो? देखिए, जेपीसी का पर्पस जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पर सारे एमपीज, सब पार्टियों के रिप्रेजेंटेशन हो और वो अपने पार्टी हित से ऊपर उठ के देश के हित में मिलकर काम करें और मिलकर फैसला करें। आइडियोलॉजी को एक तरफ ताक पे रख दें, अपने जो विचार हैं उनको एक तरफ रख दें और ये देखें कि किस तरह से देश के हित में कोई कानून बन सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जेपीसी को ही जो है काम नहीं करने दिया जा रहा। जेपीसी की बनाने की जो मंशा थी, जो नियत थी, वही खराब थी, वो खोटी थी। उसमें खोट ये थी कि किसी तरह से दिखावा कर दो कि जेपीसी पे गया था, लेकिन जेपीसी को काम ना करने दो। तो ये जब ये लोग आवाज उठाते हैं, इन्हें बोलने नहीं दिया जाता, जब ये बोल नहीं पाते हैं तो फिर ये शोर मचाते हैं। शोर मचाते हैं तो कहा जाता है आप शोर मचा रहे हैं, आपको सस्पेंड किया जा रहा है, आपको बाहर निकाल दिया जा रहा है और आपको निकाल दिया जाता है। तो क्या है कि हम मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। तो अब अगर ये एमपी जो है अब बोलते हैं तो इनको बाहर कर दिया जाता है, नहीं बोलते हैं तो फिर जेपीसी का पर्पस क्या है। तो ये जेपीसी पूरा एक जो है तमाशा बन के रह गई है। और जहां पे बड़े दुख की बात यह है कि पार्लियामेंट की सबसे ऊंची बॉडी होती है, जैसा कि मैं मानता हूं कि जेपीसी जो होती है उसका जो चेयरमैन होता है उसका वही हैसियत होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। उसको उसी तरह से न्यूट्रल होना पड़ता है, उसको सारे अपने हितों को भूल जाना पड़ता है। किस पार्टी से आया, क्या आइडियोलॉजी क्या थी, सरकार क्या चाहती है, सबको भुला के उसे सब पार्टीज के विचारों को सामने रख के देश के हित में एक कानून को देना होता है, इस कानून में क्या परिवर्तन लाना है। और आमतौर पे जेपीसी में एक बार जाता है कोई चीज तो कई साल लगते हैं उसको नतीजे पे पहुंचने में। यहाँ पे आप महीने भर में जल्दी जल्दी फोर्स करना चाह रहे हैं। पिछली बार ये तो फिर भी टाइम दे दिया, वरना इनकी कोशिश थी कि महीने भर में खत्म कर दें। जो विंटर सेशन हुआ था उसी में जेपीसी को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, लेकिन जेपीसी ने ही महसूस किया कि कुछ बहुत ही ज्यादा ही हो जाएगा ये, तो एक महीना और ले लो तो थोड़ा दिखावा हो जाए। तो ये दिखावा है, इसका पर्पस ईमानदारी से काम करना नहीं है बल्कि सिर्फ दिखावा करना है। सिद्दीकी साहब, हम अक्सर स्पीकर ओम बिरला के बारे में जो उनका कॉन्डक्ट होता है और जिस तरीके से वो विपक्षी सांसदों के साथ भेदभाव करते हुए नजर आते हैं, साथ में हमने जगदीप धनखड़ की भी बहुत आलोचना की चीजों को लेकर। अब अगर जेपीसी के चेयरमैन भी अगर इसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या इन सबको निर्देशन मिला हुआ है कि भाई आपको किसी की बात सुननी नहीं है, या फिर ये रूल या नॉर्म एक तरीके से बन गया है कि भाई मौजूदा सरकार में आपको सुनना ही नहीं है किसी की बात और जो आपको करना है बस इसी तरीके से आप एमपीज को सस्पेंड कर दीजिए और अपना ही एजेंडा आगे चलाइए? देखिए, हमने हमेशा ये देखा, मैं जब राज्यसभा में था तो शेखावत जी जो थे वो हमारे चेयरमैन थे और शेखावत जी बीजेपी से थे, बीजेपी की सरकार थी, अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन शेखावत जी इंडिपेंडेंटली काम करते थे। और कितनी बार हम वो भी और हम मिलकर हुकूमत को मजबूर कर देते थे
कि वो हुकूमत हमारी बात सुने और प्राइम मिनिस्टर को आना पड़े हाउस में और आके जवाब देना पड़े। तो आज हालत ये हो गई है कि आज स्पीकर ही जब इंडिपेंडेंट नहीं रहता है तो फिर ये जेपीसी का चेयरमैन तो अपने को कुछ समझता ही नहीं है बेचारा। ये तो बेचारा है, मैं तो इस पे तरस खाता हूं, क्योंकि ये दिल इसका कुछ और कहता है, दिमाग इसका कुछ और कहता है, जुबान इसकी कुछ और कह रही है और कलम कुछ और कह रहा है। तो ये तो अपने आप में ही ये आज आज कोई भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहा है किसी भी फील्ड में, किसी भी स्तर पे, जो बड़ा एक शर्मनाक सिचुएशन है। तो इस पे और क्या कह सकते हैं हम कि भाई किसके इशारे पे काम कर रहा है, नजर आ रहा है, सब जानते हैं, कोई कहना नहीं चाहता, हम जैसे लोग मुंह खोल देते हैं, वरना कोई इस बात को कहना नहीं जा रहा। और पहले तो मीडिया इस पे सवाल उठाता था बहुत, ऐसी चीज होती तो मीडिया जो है वो आ जाता और मीडिया सरकार को मजबूर कर देता। लेकिन आज मीडिया जो है वो सरकार के इशारों पर इस तरह से नाचता है कि सरकार जब झुकने को कहती है तो सजदे में चला जाता है मीडिया, और वो बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक है। इमरजेंसी में भी थोड़ी बहुत आवाज थी, लेकिन आज तो बिल्कुल भी आवाज नहीं उठ रही। बिल्कुल, और आपने शुरू में भी कहा कि जेपीसी केवल अब एक दिखावा मात्र रह गया है, उसकी जो पूरी सैंक्टिटी है वो खत्म हो गई है। लेकिन अब मैं वक्फ बिल के मुद्दे पर आती हूँ, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है। सबसे पहली बात तो ये कि इतनी जल्दबाजी में सरकार क्यों है, कि वक्फ बिल को क्यों लाना है इतनी जल्दी? कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली इलेक्शंस को प्रभावित करने के लिए, क्या वो एजेंडा है, या आपको लगता है कि कोई लॉन्ग टर्म एजेंडा इसका होगा? नहीं, लॉन्ग टर्म एजेंडा तो है बहुत सारा। उसमें ये दिखाना, बेसिक एजेंडा ये है कि ये दिखाना है कि हमने जो है इनको औकात दिखा दी, इनको ठीक कर दिया, हमने इनको कोने में लगा दिया। और सरकार को ये भी महसूस हो रहा है कि वो जो वादे किए थे पूरे नहीं कर पा रही, ना महंगाई कम हो रही है, ना काला पैसा बाहर से आ पाया है, ना करप्शन रोक पाई है, ना जो है डॉलर के दाम रोक पाई है, कम हुए हैं, ना पेट्रोल के दाम घटा पाई है, न जनता को रोजगार दे पाई है, न किसानों के मसले हल कर पाई है। तो जब कुछ भी नहीं कर पाई तो जनता को भटकाए रखना बहुत आवश्यक है, और भटकाने के लिए ये सारे कदम बहुत जरूरी हैं। तो अब कुछ नए नए कदम चाहिए। अब वो तो पुराना हो गया खिलौना, वो चल नहीं रहा, काट की हांडी एक बार चढ़ गई। अब ना राम मंदिर का चल रहा है, ना उससे वोट मिल रहा है, ना 370 से वोट मिल रहा है, ना जो है 3 तलाक से वोट मिल रहा है। तो अभी कोई नया झुंझुना पकड़ाओ जनता को, और जनता की आंखों को एक कोई गोली दो नशे की। तो अब ये वक्फ के कि देखो हमने वक्फ की जमीनें छीन ली, इनसे वापस ले ली। भाई क्या जमीनें हैं? ये क्या कांट प्लेस है? क्या कोई मॉल है डीएलएफ का? ये तो दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है। इनको आप लेके कौन सा तीर मारोगे? तो असल मकसद जो है जगह लेके उसको ठीक करना, ये करप्शन को दूर करना नहीं है। असल मकसद तो ये है कि झगड़े खड़े करना। तो झगड़े जब खड़े होंगे तो सरकार को लोगों को भटकाने का मौका मिल जाएगा। लोग हर जगह जगह पर महंगाई के बारे में बात नहीं करेंगे, शिक्षा नहीं मिल रही, बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो इस पे करेंगे कि कौन सी मस्जिद कब कब्जा की थी, किसने की थी, कहां से आई, कहां गई। और मीडिया को भी एक झुंझुना मिल जाएगा कि अगले 2 4 5 बरस मीडिया जो है इन्हीं डिस्प्यूट्स को लेके, झगड़ों को लेके बहस करता रहेगा, और जनता जो है वो इस नशे के हालत में जो है वो 2 4 5 साल निकाल देगी, शायद इनको फिर से जिता देगी। तो ये इलेक्शन जीतने का एक फंडा है, जिसके लिए अभी से तैयारी शुरू हुई है। ये तो चुनाव से 2024 के चुनाव से पहले तय हो गया था कि उसके बाद ये लाना है। लेकिन ये तो थोड़ा सा जो सीटें कम हो गई तो उसकी वजह से थोड़ा परेशानी में आ गए हैं। लेकिन फिर भी वो अपने उस एजेंडे से नहीं हट रहे हैं। उन्हें लगता है कि सीटें क्यों कम इसलिए हुई कि हम जितना हमें तीव्र होना चाहिए था और जितना हमें दिखाना चाहिए था कि हम माइनॉरिटी को कोने में धकेल रहे हैं, ईसाइयों को और मुसलमानों को और सिखों को, वो आज शायद नहीं कर पाए। तो अब हमें करना है। उसमें सबसे आसान, सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है वो मुसलमान है। तो मुसलमान की हर चीज पे अटैक करना बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि अगर क्रिश्चियन पे करते हैं तो इंटरनेशनली वेस्ट उनके दबाव आ जाता है। सिखों पे करते हैं तो सिख बड़ी ताकतवर और एक एरिया में कंसंट्रेटेड कम्युनिटी है। मुसलमान बिखरा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, पॉलिटिकली बहुत कमजोर हो गया है, सोशली कमजोर हो गया है। तो उसको उसके ऊपर दबाव जो है बनाया जा रहा है। नहीं, लेकिन सिद्दीकी साहब, आपको लगता है कि इतना आसान होगा? ये जो वक्फ एक्ट भी ले आएंगे, कानून भी बन जाएगा, बुलडोजर भी चला देंगे। आखिर मोदी सरकार के जो एलाइज हैं, जो इनकी बैसाखियां हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं चुप रहना?
नहीं बिल्कुल वो कर, लोग जो वो करना चाहेंगे, लेकिन उनको भी ऐसा फंसा दिया जाता है ना। खुद नीतीश कुमार अपनी साख खो चुके हैं। अब वो कुछ भी कहेंगे तो उनकी साख न तो अपोजिशन में है, ना उनकी माइनॉरिटीज में है, ना खुद अपने लोगों में है, तो वो उनकी साख खत्म हो चुकी है। अच्छा, चंद्रबाबू नायडू अपने ही जो आर्थिक उनके जो झगड़े प्रॉब्लम्स हैं उसमें फंसे हुए हैं, तो उसमें ये बहुत एक्सपर्ट हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, जो यहाँ पे छोटे शहंशाह हैं, एक बड़े शहंशाह, छोटे शहंशाह, तो छोटे शहंशाह जानते हैं कि किसको कहाँ पे फंसा के लटका देना है, और उसके बाद वो फिर मजबूर हो जाएगा आपके इशारों पे काम करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि मॉरल करेज है इन लोगों में, या क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि लोग ये जानते थे कि बिलो द बेल्ट हिट नहीं किया जाएगा हमें, तो वो उठ जाते थे। जब उन्हें लगता था ठीक नहीं है तो बड़े पावरफुल से पावरफुल के खिलाफ बोल देते थे। लेकिन जब उन्हें लगता था कि अब जब उन्हें लगता है कि बिलो द बेल्ट हिट किया जाएगा, उनके जाति जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके घर के अंदर के कोई झगड़े हैं, उनकी लाइफ के जो अंदर के कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको पकड़ के रख लिया गया है कि वक्त आने पे उनको दिखा दी जाती है, और नहीं तो कह दिया जाता है कि ये पब्लिक में चली जाएगी, और मीडिया उनके इस इशारे पे काम करने को तैयार है। तो बड़ा मुश्किल हो गया है आज ये। बहुत मैं समझता हूं कि लोकतंत्र तकरीबन जो है वो इस वक्त बिल्कुल अधर में है, आखिरी सांसें ले रहा है। अगर इसको नहीं बचाया, देश की जनता ही पे उम्मीद है हमें, अगर उसने नहीं बचाया तो फिर मीडिया भी खत्म हो चुका है, जुडिशरी भी अधर में है, जुडिशरी भी जो है हिल रही है, और बाकी तो कुछ बचा नहीं है। तो इसलिए आज बड़ा एक मैं समझता हूं कि नाजुक मोड़ पे पिछले 75 साल में देश का संविधान और देश की लोकतंत्र कभी इस तरह से अंधकार में नहीं आया जैसा इस वक्त है। एक आखिरी सवाल करेंगे सिद्दीकी साहब कि आपको लगता है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसको चैलेंज किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में, और कोर्ट्स इस पर किस तरीके का रुख लेंगी, और क्या इसमें क्या हो सकता है अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज होगा तो क्या इसको रद्द किया जाएगा, निरस्त कर सकते हैं कानून को? नहीं, मुझे तो कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, और ये मैं कह नहीं सकता कोर्ट के बिहाफ पे कि क्या होगा और किस तरह से कोर्ट में जाएगा, कैसा केस बनेगा और क्या इसमें होगा। लेकिन जो अमेंडमेंट ला रहे हैं उसमें जो उसके इंटेंशन दिखाएंगे वो तो बड़े पॉजिटिव से दिखा देंगे, और वो कहेंगे कि साहब देखिए हम तो उसको बेहतरी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि लीगली तो जिस पे चैलेंज हो सकता है कि भाई जो डिस्प्यूट्स हैं वो जुडिशियल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होनी चाहिए जो उसको डिसाइड करे। ये जो आप एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे रहे हैं जुडिशियल पूरा जो पावर, वो गलत है। बाकी तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा चैलेंज इसको कोर्ट में हो सकता है, और अगर होगा भी तो कोर्ट से मुझे बहुत ज्यादा, माफ करे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय जुडिशरी, मुझे बहुत ज्यादा आज उम्मीद नहीं है। लेकिन अब ऐसे में मुसलमान तबका इसको लेकर कैसे फाइट आउट करेगा सर? ये बस मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं कार्यक्रम खत्म करूंगी कि अब मुसलमानों की तरफ से इसको लेकर क्या रिएक्शन आ सकता है, या किस तरीके का की योजना वो बना सकते हैं अगर इसी तरीके से उनको योजनाबद्ध तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मुसलमान तो कोई योजना तो नहीं बना सकते, ना योजना बनाएंगे, लेकिन कहीं कोई क्या रिएक्ट करेगा इंडिविजुअल, उसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन जब इस तरह का चलता है तो कहीं ना कहीं से कुदरत जो है वो कुछ अपोजिशन पैदा कर देती है। बाकी मुसलमान तो इस वक्त उसके सामने बड़े अधर में है मुसलमान, कि अगर हम अब विरोध करते हैं तो भाजपा चाहती है कि मुसलमान विरोध करे, भाजपा मीडिया उसको उछालता है, उसको दिखाता है कि देखो ये तो दुश्मन है हिंदुओं के, ये तो समाज के दुश्मन है। तो मुसलमान जो है बहुत बर्दाश्त से काम कर रहा है, और मैं सलाम करता हूँ आम मुसलमानों को। ये लीडरशिप नहीं कर रही है, लीडरशिप उन्हें कोई उनके यहाँ कोई बता नहीं रहा है क्या करना है। हर आदमी अपनी जगह पर, जब उसे सड़क पे पकड़ के मारा जाता है, उससे कहा जाता है जय श्री राम कहो किसी मौलवी से, किसी मौलाना से, तो वो कह देता है, वो उसको झगड़े को बढ़ाता नहीं है, वो झगड़े को आगे नहीं ले जाता, कोशिश करता है कि झगड़ा ना बढ़े। तो मुसलमान तो कोशिश ये कर रहा है क्योंकि वो, लेकिन अब अगर वो विरोध भी नहीं करता और चुपचाप सब कुछ सहता जाता है तो उसे कमजोरी समझ लिया जाता है, और ये समझ लिया जाता है कि ये तो बिल्कुल ही गिरे हुए मरे हुए हैं, ये कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा समझना गलत होगा। आप किसी कमजोर से कमजोर चिड़िया के बच्चे को भी अगर आप
बिल्कुल कोने में धकेलते हैं तो फिर वो पलट के अपने को बचाने की कोशिश करता है। तो जो समझदार लोग हैं, जो समाज को समझते हैं, जो समाजशास्त्री हैं, वो इस बात को समझेंगे। और मुझे मतलब मैं तो कई बार मिला हूँ सरसंघचालक जी से, मोहन भागवत जी से, मुझे लगता है कि वो भी महसूस कर रहे हैं कि एक हद से आगे जाना जो है वो हिंदू समाज के और देश के हित में नहीं है। और जो समझदार हिंदू हैं जिनसे मेरी बात होती है, वो ये महसूस करते हैं कि इस वक्त ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आप कोई भी जो राज करता है वो दबाव डालता है। राज करने वाले हमेशा, वो चाहे इंदिरा गांधी रही हों, चाहे वो मोरारजी भाई रहे हों, चाहे वो कोई भी रहा हो, लेकिन जो समझदार होता है, अटल जी जैसा या राजीव गांधी जैसा, वो समझता है कि एक पॉइंट के आगे मुझे नहीं जाना है। इतना ही मैं अपोजिशन को पुश कर सकता हूँ। अपोजिशन को ज्यादा पुश करूंगा तो अपोजिशन जो है वो फिर रिएक्ट करेगी। तो यही आज भी। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया शाहिद सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।